विश्वास का, आस और विश्वास का, जन जन के जीवन की खुशहाली का दर्पण, जन जन के जीवन की खुशहाली का दर्पण। ये है कृषि दर्शन, ये है कृषि दर्शन, ये है कृषि दर्शन। किसान भाइयों नमस्कार। कृषि दर्शन कार्यक्रम में आपका स्वागत है। किसान भाइयों, बहुत सी बातें, बहुत से कार्य ऐसे हैं जिनको आज के परिदृश्य में यदि हम देखें तो असंभव लगते हैं, लेकिन आज जो हमें सामान्य सी बातें लगती हैं, जैसे आज से 100 वर्ष पहले क्या कभी हमने सोचा था कि हम आकाश में उड़ पाएंगे? क्या आज से 30 साल पहले हमने ये सोचा था एक छोटा सा यंत्र हम अपनी जेब में रखकर घूमेंगे और जब चाहें दुनिया के किसी भी कोने में बैठकर किसी से भी बात कर पाएंगे? कुछ भी ऐसा कार्य नहीं होता जो असंभव हो। असंभव को संभव करने के लिए सिर्फ एक ही ज़रूरत होती है, वो है नई नई जानकारियों को इकट्ठा करना, नए नए ज्ञानों को ढूंढना, उनकी ओर आगे बढ़ना, नए अनुसंधानों को अपनाना, नए नवाचारों को करना। कृषि जगत में भी कुछ ऐसा ही है। कुछ परंपरागत कार्य हम करते आए हैं, लेकिन हमें तरक्की करने के लिए, विकास करने के लिए हमें नवाचारों को अपनाना पड़ेगा, नई पद्धतियों को अपनाना पड़ेगा। हम कोशिश करते हैं हमारे कार्यक्रम में इन सभी बातों को शामिल करने की। आज भी हम कार्यक्रम में बहुत सारी जानकारियां लेकर आपके लिए हाजिर हुए हैं, लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि कार्यक्रम में सबसे पहले वक्त होता है खबरें खेती का। किसान भाइयों नमस्कार। खबरें खेती की में आप सभी किसान साथियों का स्वागत है। आइए सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। किसान भाई मोनोक्रॉप से हटकर IFS सिस्टम को अपनाएं। जैव संवर्धित किस्मों का उपयोग करें किसान भाई। जर्ग बैठक में किसानों के लिए नई किस्मों की सिफारिश। लेयर फार्मिंग से बदली भैरूलाल की जिंदगी। और किसान भाई भिंडी में सफेद मक्खी का करें नियंत्रण। कृषि वैज्ञानिक भर्ती बोर्ड नई दिल्ली के अध्यक्ष ने कहा कि मृदा स्वास्थ्य में गिरावट को रोकने के लिए किसान भाइयों को IFS सिस्टम अपनाने की जरूरत है। कृषि वैज्ञानिक भर्ती बोर्ड नई दिल्ली के अध्यक्ष प्रोफेसर RP श्रीवास्तव एक दिवसीय दौरे पर कृषि विश्वविद्यालय बीकानेर पहुंचे। यहां उन्होंने कृषि वैज्ञानिकों की बैठक को संबोधित किया। वैज्ञानिकों ने बैठक में गिरते मृदा स्वास्थ्य पर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि देश खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भर बन चुका है, वहीं खाद्यान्न का निर्यात भी देश से हो रहा है। इस स्थिति को देखते हुए अब समन्वित कृषि पर जोर देने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि 3 दशक पहले खाद्यान्न उत्पादन की स्थिति अलग थी। शोध, बेहतर अनुसंधान और किसानों की मेहनत से अब उत्पादन की स्थिति बदल चुकी है। उन्होंने कहा कि रासायनिक खेती के चलते मृदा स्वास्थ्य में तेजी से गिरावट आ रही है। मृदा की उर्वरा क्षमता घट रही है। इसके चलते कुपोषण की समस्या भी बढ़ रही है। जब मृदा में ही पोषक तत्वों की कमी होगी तो खेतों में पैदा होने वाला अनाज भी पोषकता से भरपूर नहीं होगा। उन्होंने बताया कि मृदा ही नहीं, पानी की भी स्थिति यही है। पानी में फ्लोराइड और आर्सेनिक तत्वों की मात्रा बढ़ती जा रही है। इससे मानव पोषण और फसल उत्पादन भी प्रभावित होने लगा है। 87% महिलाओं में आयरन की कमी है। उन्होंने मृदा और मानव स्वास्थ्य के लिए सूक्ष्म पोषक तत्वों का उपयोग बढ़ाने की आवश्यकता जताई। इससे पूर्व डॉक्टर श्रीवास्तव ने कृषि संग्रहालय, खजूर फार्म, बेकरी यूनिट और मशरूम यूनिट का भ्रमण किया। वहीं कृषि महाविद्यालय पहुंचकर कुलपति प्रोफेसर RP सिंह के साथ वर्चुअल क्लासरूम का फीता काटकर उद्घाटन किया। इस मौके पर अनुसंधान निदेशक डॉक्टर PS शेखावत, अतिरिक्त निदेशक बीज डॉक्टर NK शर्मा, डॉक्टर दाताराम, कृषि महाविद्यालय के अधिष्ठाता डॉक्टर IP सिंह, डॉक्टर मधु शर्मा और डॉक्टर PK यादव मौजूद रहे।
सरसों अनुसंधान निदेशालय के निदेशक ने कहा कि फसल की पैदावार को बढ़ाने के लिए किसान जैव संवर्धित के साथ साथ उन्नत तकनीकों का उपयोग करें। सरसों अनुसंधान निदेशालय भरतपुर में आजादी के अमृत महोत्सव के तहत किसान प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। किसान भागीदारी प्राथमिकता हमारी विषय पर आयोजित कार्यक्रम को निदेशक डॉक्टर पी.के. राय ने संबोधित किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश में इस साल सरसों की रिकॉर्ड पैदावार हुई है। यह परिणाम जैव संवर्धित किस्म उपयोग को बढ़ावा देने से प्राप्त हुए हैं। उन्होंने कहा कि किसान अब भी पुरानी किस्मों का उपयोग कर रहे हैं। इससे पैदावार में कमी के साथ कृषि लागत में बढ़ोतरी हो रही है। उन्होंने कहा कि सरसों उत्पादक किसान अतिरिक्त आय के लिए मधुमक्खी पालन को भी अपनाएं। सरसों के खेतों में मधुमक्खी पालन करने से परागण अच्छा होता है, पौधों पर फूल ज्यादा लगते हैं, वहीं उत्पादन में भी 20 से 25% की बढ़ोतरी होती है। निदेशालय के प्रधान वैज्ञानिक डॉक्टर अशोक कुमार शर्मा ने किसानों के लिए सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं के बारे में जानकारी दी। प्रगतिशील किसान हरदयाल सिंह ने मधुमक्खी पालन पर अपने अनुभव किसानों से साझा किए। वहीं VMFP संस्था के निदेशक वीरेश भागौर ने कृषक उत्पादक संगठन की स्थापना और महत्व पर प्रकाश डाला। कार्यक्रम के दौरान किसानों को कटाई उपरांत प्रबंधन और बीज सफाई के लिए इलेक्ट्रिक पंखों सहित उपयोगी वस्तुओं का वितरण भी किया गया। प्रशिक्षण कार्यक्रम में भरतपुर जिले के 55 किसानों ने भाग लिया। कृषि अनुसंधान केंद्र कोटा पर 2 दिवसीय जर्क बैठक संपन्न हुई। इस बैठक में खरीफ फसलों की नई किस्मों के साथ साथ कृषि तकनीकियों पर वैज्ञानिक सिफारिश की गई। खरीफ फसलों को लेकर कृषि अनुसंधान केंद्र उम्मेदगंज पर जर्क बैठक का आयोजन किया गया। कोटा कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर DC जोशी की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में रिसर्च परिणामों पर चर्चा की गई। इस अवसर पर कुलपति DC जोशी ने हाड़ौती संभाग में सूक्ष्म सिंचाई के साथ जैविक खेती को बढ़ावा देने की आवश्यकता जताई। उन्होंने कहा कि संभाग में पानी की अच्छी उपलब्धता है, लेकिन सिंचाई के दौरान पानी का अपव्यय होता है। जल अपव्यय को रोकने के लिए किसानों को सूक्ष्म सिंचाई से जोड़ना जरूरी है। उन्होंने फसल कटाई उपरांत प्रबंधन पर भी जोर दिया। बैठक को विश्वविद्यालय के अनुसंधान निदेशक डॉक्टर प्रताप सिंह धाकड़ ने भी संबोधित किया। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय के द्वारा उड़द की नई किस्में विकसित की गई हैं। इनमें कोटा उड़द 3 और 5 शामिल हैं। उन्होंने बताया कि बैठक के दौरान उड़द, सोयाबीन, मक्का और मूंग की नई किस्मों की सिफारिश की गई है, जिनमें सोयाबीन की JS 20-116, JS 20-98, उड़द किस्मों में मुकुंदरा 2, कोटा उड़द 2, कोटा उड़द 4, मूंग किस्मों में IPM 205-7 और IPM 410-3 किस्म शामिल है। इसी तरह मक्का किस्मों में प्रताप हाइब्रिड मक्का 1 और प्रताप मक्का 9 शामिल है। उन्होंने बताया कि बैठक में आई तकनीकी सिफारिशों में धान की सीधी बुवाई, अरहर में कीट नियंत्रण, सोयाबीन में कीट नियंत्रण, पॉली हाउस में खीरा के डाउनी मिल्ड्यू के साथ साथ बायोपेस्टिसाइड की सिफारिश शामिल है। लेयर फार्मिंग लघु सीमांत किसानों की जिंदगी बदल सकती है। इस बात की नजीर पेश की है भीलवाड़ा के किसान भैरूलाल खटीक ने, जो सालाना 7 से 8 लाख रुपए कमा रहे हैं। सरकार और कृषि वैज्ञानिक किसानों को अतिरिक्त आय के लिए मुर्गी पालन, मधुमक्खी पालन, उद्यानिकी, मत्स्य पालन, पशुपालन से जुड़ने की बात कह रहे हैं। वहीं कृषि विज्ञान केंद्र किसानों को आय बढ़ोतरी का प्रशिक्षण भी दे रहे हैं। भीलवाड़ा जिले के गौरास गांव के किसान भैरूलाल ने आमदनी बढ़ाने के लिए 3 साल पहले मुर्गी पालन का काम शुरू किया। इससे पूर्व उन्होंने कृषि विज्ञान केंद्र भीलवाड़ा से प्रशिक्षण लिया और 6000 पक्षियों के साथ लेयर फार्मिंग का काम शुरू किया। उन्होंने बताया कि लेयर फार्मिंग में मुनाफा अच्छा मिला तो 1.5 साल के भीतर ही मुर्गियों की संख्या दोगुनी हो गई।
वहीं सालाना 4 से 5 लाख रुपए की शुद्ध बचत भी मिलने लगी। उल्लेखनीय है कि मुर्गी पालन को अपनाने से पूर्व किसान भैरूलाल टेम्पू चलाकर अपने परिवार का गुजारा चलाते थे। इनके पास 3 बीघा जमीन है, जिसमें परंपरागत फसलों के साथ आधा बीघा क्षेत्र में गुलाब की खेती भी कर रहे हैं। गुलाब से प्रतिमाह 10 से 12 हजार रुपए की आय मिल जाती है। केवीके के प्रयासों से मुर्गी पालन के बाद किसान भैरूलाल बकरी पालन से भी जुड़ गए। इनके पास करीब 80 बकरियां हैं। साल में 10 से 12 बकरों की बिक्री से 1.5 लाख रुपए आय मिल जाती है। वहीं मुर्गियों की बीट से खाद तैयार करके भी आमदनी प्राप्त कर रहे हैं। किसान भाइयों, भिंडी की फसल में सफेद मक्खी नामक कीट का प्रकोप होता है। उचित रसायनों का प्रयोग कर कीट पर नियंत्रण पाया जा सकता है। भिंडी की फसल को सफेद मक्खी कीट रस चूसकर नुकसान पहुंचाती है। साथ ही यह मक्खी येलो वैन मोजिक वायरस भी फैलाती है, जिससे पौधे की पत्तियां पीली पड़ जाती हैं। इस बीमारी से पैदावार में कमी आ जाती है। कीट से ग्रसित फल भी खाने योग्य नहीं रहते हैं। किसान भाइयों, सफेद मक्खी के नियंत्रण के लिए डाइमिथाइड दवा आधा ग्राम प्रति 1 लीटर पानी में घोल बनाकर फसल पर छिड़काव करें। किसान भाइयों, खबरें खेती की में आज इतना ही। आप देखते रहिए कृषि दर्शन। नमस्कार। किसान भाइयों, कार्यक्रम में एक बार फिर आपका स्वागत है। किसान भाइयों, हम कार्यक्रम में नई नई कृषि की पद्धतियां लेकर आते रहे हैं ताकि जिनका आप लाभ ले सकें। आज हम लेकर आए हैं समग्र कृषि प्रणाली क्या है और इसे लाभकारी व्यवसाय आप कैसे बना सकते हैं। डॉक्टर साहब, सबसे पहले आप हमें ये बताइए कि समग्र कृषि प्रणाली है क्या? किसान भाइयों, समेकित कृषि प्रणाली से तात्पर्य है कि किसान अपने खेत पर उपलब्ध संसाधन, उनकी आर्थिक स्थिति, बाजार मांग एवं फसलों उत्पादन के साथ साथ कृषि से जुड़े हुए घटक जैसे उद्यानिकी फसलें, डेयरी इकाई, बकरी पालन इकाई, मुर्गी पालन इकाई, मधुमक्खी पालन एवं मेड़ पर पौधरोपण के साथ साथ पशुपालन से संबंधित अन्य जुड़ी इकाइयाँ जैसे केंचुआ खाद इकाई, नाडेप कंपोस्ट इकाई, एजोला इकाई, गोबर गैस इकाई को अपनाकर प्रति इकाई भूमि एवं समय में अधिक उत्पादन के साथ साथ लाभ प्राप्त कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, अब हमारे किसान भाइयों को ये बताएं कि समग्र कृषि प्रणाली आज के परिवेश में किस प्रकार की आवश्यकता रखती है? किसान भाइयों, समेकित कृषि प्रणाली जैसा कि हम समझते हैं कि आज देश में लगभग 85% किसान छोटे किसान हैं तथा जिनके जोत का आकार 1 से 2 हेक्टेयर के मध्य रहता है तथा दिन प्रतिदिन किसान की जोत का आकार छोटा होता जा रहा है। इस छोटी जोत से किसान भाई अपने परिवार का लालन पालन किस प्रकार से कर सकते हैं, साथ ही छोटे जोत के खेत से वो कैसे अपने परिवार को साल भर का रोजगार दे सकते हैं, इसके साथ साथ उस खेत से वो लगातार आय किस प्रकार से अर्जित कर सकता है और लगातार आय के साथ साथ अपने परिवार का पोषण सुरक्षा किस दृष्टि से रख सकते हैं, इसके लिए समेकित कृषि प्रणाली आज की आवश्यकता बनती जा रही है। डॉक्टर साहब, हमारे किसान भाइयों को आप ये भी बताएं कि समग्र कृषि प्रणाली के प्रमुख घटक क्या हैं और इसका चुनाव करते समय किन बातों का ध्यान रखना है? किसान भाइयों, समेकित कृषि प्रणाली में फसलों उत्पादन के साथ साथ उद्यानिकी फसलें, डेयरी इकाई, बकरी पालन इकाई, मधुमक्खी इकाई और मशरूम इकाई, इसके साथ साथ पशुपालन से जुड़ी हुई अन्य इकाइयाँ जैसे केंचुआ खाद इकाई, नाडेप इकाई, अजोला इकाई, बहुत सारे घटक होते हैं। इन घटकों का चुनाव करते समय हमें सावधानी रखनी है कि किसान के पास जो भी उपलब्ध संसाधन है उसके आधार पर वो 2 से 3 घटक का चुनाव करे। इनके साथ साथ उसको ये भी ध्यान में रखना है कि किस घटक की बाज़ार में मांग ज़्यादा है तथा वर्तमान परिवेश में जो कंज्यूमर है वो किस एंटरप्राइजेज को किस घटक की मांग ज़्यादा रखता है, उसके अनुसार वो उन घटकों का चुनाव कर और अपने खेत में इस प्रकार से उनका समायोजन बैठाए कि एक घटक का जो उत्पाद है वो दूसरे घटक का आदान बने, जिससे कि खेती में जो खर्चा है वो भी खर्चा कम हो तथा आमदनी उससे अधिक मिलने की संभावना रहे। डॉक्टर साहब, आप हमारे किसान भाइयों को समग्र कृषि प्रणाली में विशेष क्षेत्र के मॉडल के बारे में कुछ बताएं।
किसान भाइयों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि समेकित कृषि प्रणाली जो मॉडल्स होते हैं वो क्षेत्र विशेष के लिए अलग अलग मॉडल्स होते हैं। तो उस क्षेत्र के लिए जैसे वहाँ की जो औसत ज़मीन का आकार क्या है, वहाँ पे कौन कौन से संसाधन उपलब्ध है, वहाँ पे कौन कौन से घटक है, वहाँ पे बाज़ार में किस किस घटक की कितनी मांग है, उसके आधार पर एक समेकित कृषि प्रणाली मॉडल का विकास किया जाता है। और उस मॉडल के तहत जैसे हम बात करेंगे कि राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी मैदानी क्षेत्र जिसको हाड़ौती संभाग भी कहते हैं, वहाँ पे हम छोटे किसानों के लिए 1 हेक्टेयर क्षेत्रफल का समेकित कृषि प्रणाली मॉडल का विकास किया गया है। इस मॉडल के अंतर्गत हमने जो घटक रखे हैं उसके अंदर फसलों उत्पादन घटक में हम 0.45 हेक्टेयर क्षेत्रफल के अंदर विभिन्न प्रकार की फसलें जैसे सोयाबीन, गेहूं फसल चक्कर, मीठी मक्का, उड़द, धनिया, ग्रीष्मकालीन मूंग फसल चक्कर, साथ ही उड़द, सरसों एवं चवड़ा फसल चक्कर। फसलों का चुनाव करते समय इस प्रकार का ध्यान रखना है कि हमें उसकी परिवार की जो पोषण सुरक्षा है, उसके साथ साथ जो जानवरों की आवश्यकता है और उसके साथ साथ क्षेत्रफल जिससे कि हमें अतिरिक्त आय प्राप्त हो सके, इस प्रकार की फसलों का उस फसलों उत्पादन घटक में समायोजन करना है। इसके साथ ही जो दूसरा घटक है उसमें उद्यानिकी फसलें, इसमें हमें 0.3 हेक्टेयर के अंदर द्विस्तरीय उद्यानिकी बगीचा स्थापित किया है, जिसमें आप क्षेत्र विशेष के लिए जैसे अमरूद, नींबू आदि का बगीचा स्थापित कर बगीचे के अंदर शुरुआती दिनों में अंतर सस्य के रूप में विभिन्न प्रकार की मौसम अनुसार सब्जियां, फलों उत्पादन कर सकते हैं, जिससे कि हमें प्रति इकाई भूमि से अतिरिक्त उत्पादन एवं आय प्राप्त हो सके। इसके साथ साथ जो अन्य महत्वपूर्ण घटक है, इसमें पशुपालन इकाई में हम एक देसी गाय गीर नस्ल की तथा एक भैंस मुर्रा नस्ल की रखी है, जिससे कि हम चारे की उपलब्धता के आधार पर दूध उत्पादन, अच्छी गुणवत्ता युक्त दूध उत्पादन कर सकते हैं। साथ ही डेयरी के साथ साथ बकरी पालन इकाई, जिसके अंदर हम 10 बकरियों की एक इकाई रखते हैं, जिसमें कि 9 बकरी व 1 बकरा, जिसमें दूध उत्पादन के साथ साथ जो अन्य क्योंकि सिरोही नस्ल जो है वो द्विउद्देशीय नस्ल है, जिसमें अच्छे दूध के साथ साथ मांस के आदि के लिए इसका पालन किया जाता है। इसी के अंदर हम किसान अपने घर के पिछवाड़े वाले जगह को अच्छे काम में लेने के लिए बैकयार्ड पोल्ट्री रख सकते हैं, जिसके अंदर एक अच्छी नस्ल के जैसे प्रताप धन या कड़कनाथ के 20 से 30 मुर्गे रख सकते हैं, जिससे कि कम संसाधनों के अंदर एक अतिरिक्त आय प्राप्त कर सकते हैं। इसके साथ साथ पशुपालन एवं अन्य संबंधित इकाइयों में हमें जैसे कि एक गुणवत्ता युक्त जो खाद मिलती है, इससे हम गोबर की खाद है उससे एक केंचुआ खाद इकाई भी स्थापित करते हैं, जिससे कि आप 20 फीट गुणा 3 फीट गुणा 1.5 फीट की 4 बेड्स रख सकते हैं, जिससे कि एक उच्च गुणवत्ता युक्त केंचुआ खाद हम बनाते हैं, जिससे कि खेत में पुनः चक्रण कर मृदा स्वास्थ्य के साथ साथ हम अतिरिक्त आय प्राप्त कर सकते हैं। इसके साथ साथ जो खेत में हमारा फसल अवशेष है या घरेलू अवशेष है, उनको हम अच्छे खाद में बनाने के लिए नाडेप कंपोस्ट इकाई रख सकते हैं, जिसमें हम 10 गुणा 6 गुणा 4 फीट की एक नाडेप कंपोस्ट इकाई, जिसके हम फसल अवशेष, खेत की मिट्टी व गोबर की खाद से एक 100 से 120 दिन में एक अच्छी गुणवत्ता युक्त खाद तैयार कर सकते हैं। उस खाद को हम खेत में पुनः चक्रण कर हमारी जो बाहरी आदान उर्वरक है उनकी निर्भरता को हम कम कर सकते हैं। इसके साथ साथ इसके अंदर एक एजोला इकाई हम स्थापित करते हैं, जिसके अंदर एजोला जो कि एक जलीय फर्न है, वो एक अच्छा सस्ता एवं सुपाच्य फीड सप्लीमेंट, हम जानवर का फीड सप्लीमेंट है, जिससे कि हम हरे चारे की कमी के दिनों में उससे हम हरे चारे की पूर्ति भी कर सकते हैं, साथ ही साथ एक फीड सप्लीमेंट के रूप में भी काम में ले सकते हैं, जो भी गाय, भैंस, बकरी या मुर्गी पालन सभी के लिए उपयोगी रहता है। इसके साथ साथ जैसे कि आज गैस के दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं, उसको देखते हुए एक गोबर गैस इकाई 2 घन मीटर की गोबर गैस इकाई, जिसके अंदर आप परिवार अपनी आवश्यकता अनुसार एक महीने में 1 सिलेंडर तुल्यांक गैस उत्पादन कर जो घरेलू होने वाले खर्चे हैं उसको कम कर सकते हैं। इसके साथ ही उससे जो प्राप्त होने वाली स्लरी है उससे एक उच्च गुणवत्ता युक्त खाद भी प्राप्त होती है, जो कि खेत में पुनः चक्रण कर हम खेत की उर्वरा शक्ति को बढ़ा सकते हैं। डॉक्टर साहब, आप हमारे किसान भाइयों को समग्र कृषि प्रणाली के फायदे और इससे किसानों की आय कैसे बढ़ रही है, इस बारे में भी ज़रा बताइए। किसान भाइयों, समेकित कृषि प्रणाली से जो हम पैदावार या जो आय बढ़ाने की बात करते हैं, उसमें यह है कि यदि हम केवल फसलों उत्पादन रखते हैं तो हमें एक तो
पूरे साल में 365 दिन हमारे परिवार को रोजगार नहीं मिलेगा। इसके साथ साथ हम बात करते हैं कि जैसे आज परिवार को रोज़ इनकम की ज़रूरत होती है। यदि आप फसलों उत्पादन पे ही निर्भर रहोगे या एक ही घटक पर निर्भर रहोगे तो आपको 5 से 6 महीने में आय प्राप्त होगी। लेकिन यदि समेकित कृषि प्रणाली में यदि आप 3 से 4 घटकों का समायोजन करते हैं तो आपको हर महीने आय प्राप्त होती है। साथ ही यदि हम इन घटकों का चुनाव इस प्रकार करते हैं कि एक घटक का जो उत्पाद होता है वो दूसरे घटक का आदान बनता है, जिससे कि आप खर्चे में कमी कर सकते हैं तथा इसलिए उत्पादन के साथ साथ हमें यदि जो होने वाले खेत में जो खर्चे होते हैं उसको कम करते हैं तो हमारा प्रति इकाई भूमि से अतिरिक्त आय मिलती है। डॉक्टर साहब, कार्यक्रम के अंत में हमारे किसान भाइयों को आप एक संदेश के रूप में किस प्रकार से बताना चाहते हैं कि वो इस समग्र कृषि प्रणाली को अपनाकर अधिक से अधिक लाभ लें और अपनी आय में बढ़ोतरी कर सके? किसान भाइयों, समेकित कृषि प्रणाली आप देखते हैं कि आज की आवश्यकता बन गई है। अतः आप अपने खेत पर वहाँ अपनी आवश्यकता तथा बाजार मांग के अनुसार खेती से जुड़े हुए घटकों को जोड़कर उस प्रति इकाई खेत से अधिक उत्पादन एवं मुनाफा प्राप्त कर सकते हैं। अतः आपको मुझे यही कहना है कि आप एकल फसल पद्धति की जगह समेकित कृषि प्रणाली पद्धति की तरफ जाएं। डॉक्टर साहब, आपने इतने कम समय में हमारे किसान भाइयों को इतनी महत्वपूर्ण जानकारियां दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। किसान भाइयों, देखा आपने समेकित कृषि प्रणाली को अपनाना कितना आसान है। ज़रूरत है कुछ बातों का ध्यान रखने की। इसे अपनाकर आप भी लाभकारी व्यवसाय अपना सकते हैं। किसान भाइयों, ये कार्यक्रम आपके लिए है, इसलिए हमारा ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आप इस कार्यक्रम में क्या कुछ देखना चाहते हैं। यदि आपने कोई नवाचार किया है तो वो भी आप हमारे साथ में साझा कर सकते हैं। पत्र लिखने के लिए हमारा पता है कृषि दर्शन कार्यक्रम, DD राजस्थान, दूरदर्शन केंद्र, जयपुर। किसान भाइयों, आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है krishidarshanjaipur@gmail.com। किसान भाइयों, आज कार्यक्रम में सिर्फ इतना। हम कल फिर हाजिर होंगे कृषि से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारियां लेकर। तब तक के लिए दीजिए हमें आज्ञा। नमस्कार।